चलते हैं। आज हम लोग फिर सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं, है ना। मित्रों, आज सामान्य ज्ञान के अलावे पर्यावरण से हम क्वेश्चन डालेंगे। चौथी कक्षा की पर्यावरण है। यदि आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलता रहे और तैयारी होता रहे। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरे द्वारा बनाए गए हिस्ट्री का नोट्स प्लस 1 to 5 हिंदी का नोट्स और पर्यावरण का नोट्स उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं कि हमको उसकी आवश्यकता है तो मैं आपको दे सकता हूं। आप यदि हमको जानते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिए फ़ोन नंबर से, अथवा मैं एक और नंबर किसी टीचर का दे देता हूं, आपको उनके द्वारा भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप यदि मुझे जानते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे ले सकते हैं बात करके, या नहीं जानते हैं तो फिर आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और आपको उपलब्ध हो जाएगा। मैं नंबर आपको दे देता हूं, वो नंबर आप लिख सकते हैं 82711 939316। इसको हिंदी में बोल देते हैं 8271 19 33 16। 8271 19 33 16। नंबर एक बार और रिपीट कर देते हैं 8271 93 316। 8271 93 316। आप इस नंबर पर जो है कॉल कीजिएगा तो आपको जो है ना नोट्स उपलब्ध हो जाएगा और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर बात करते हैं। तैयारी तो होते रहेगी, है ना। नोट्स की ज़रूरत हो तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। सबसे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, है ना, नसीरुद्दीन की या बलबन की, किसकी बेटी थी? तो सही जवाब है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना जी। ध्यान रखिए। चलते हैं हम लोग और आगे है किसके शासनकाल में मंगोल सबसे अधिक आक्रमण हुए, यानी मंगोल सबसे ज़्यादा आक्रमण किनके शासनकाल में किया? अब विकल्प में है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। इनमें से कौन थे जिनके शासनकाल में मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ? तो सही विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? विकल्प है हमारा बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। इनमें से कौन थे? तो सही जवाब है कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का सही जवाब है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी या सिकंदर लोदी। सबसे अंतिम शासक कौन थे इस वंश के? तो सही जवाब है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस वंश के सबसे अंतिम शासक है ना। इन्हीं को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ये इब्राहिम लोदी जो है ना दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम राजवंश, दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश था गु, खी, तू, सै, लो, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। सबसे अंतिम जो है वंश था लोदी वंश, उसके अंतिम शासक यही थे इब्राहिम लोदी। इसी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी पानीपत की लड़ाई इसी के साथ हुआ था बाबर को 1526 ईस्वी में। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इब्राहिम लोदी से आगे बढ़ते हैं।
जात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, है ना? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या मध्य एशिया से? कहाँ से आया था ये? तो सही जवाब है कि मोरक्को से आया था इब्न बतूता, है ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ये सती प्रथा से रिलेटेड है। इसमें महिलाएं जो है सती हो जाती थी अपने पति के चिता पे। इब्न बतूता ऐसा लिखा था, या बर्नी या बदायनी या अमीर खुसरो, कौन इसके बारे में वर्णन किए थे? तो सही जवाब है कि इब्न बतूता लिखे थे। बड़ा भयानक चित्रण प्रस्तुत किया था इन्होंने। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को या बाबर को? यानी मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही जवाब है कि मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी मुस्लिम राज का संस्थापक था भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इक्तादारी प्रथा चलाई किसने चलाई? फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या गयासुद्दीन बलबन ने? कौन चलाए थे? तो सही जवाब है इल्तुतमिश ने, इक्तादारी प्रथा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, किनको जाना जाता है? बाबर को, अकबर को, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश को? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दाता, है ना? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकोबाद या आराम शाह, है ना? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था इन्होंने। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया? विकल्प है रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन ने? किसने पूरा किया था इसको? तो सही जवाब है कि इल्तुतमिश ने पूरा किया था कुतुब मीनार का कार्य। बनाने के लिए शुरू किए थे, नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया, है ना? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या महिपाल, कौन थे? तो सही जवाब है ख, है ना? पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाले थे कल्लर। अलबरूनी इतिहासकार था, किनके शासनकाल में इतिहासकार था? गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गजनवी। अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, है ना? इब्न बतूता हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, किसके शासनकाल में आया था? तो सही जवाब है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है ना? 10 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार, कितनी बार आक्रमण किया है? सही जवाब है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक था इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, किसने किया था? तो इसका सही जवाब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है ना? हमारा विकल्प है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय इतिहास और भूगोल का चर्चा किया था।
11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद या रेहला या तारीख है यामिनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा किताब उल हिंद, है ना। 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है इसको। अगला है कि किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, है ना। इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी, बलवंत, सिकंदर लोदी। किसने? गुलरुखी के नाम से। तो इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। अलाई दरवाज़ा का मुख्य द्वार है क्या? जमात खाना, मस्जिद, सीरी या कुतुब मीनार या इनमें से? यानी किसका मुख्य द्वार है अलाई दरवाज़ा? अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार जो है अलाई दरवाज़ा है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, है ना। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह, कौन थे? तो सही जवाब है रामचंद्र देव थे। जब खिलजी का आक्रमण हुआ था देवगिरी पर तब रामचंद्र देव। उत्तर भी दे दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार मिला सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। चलते हैं पर्यावरण, चौथी कक्षा, है ना। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं या कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, गाय, शेर, ये सब, बकरी, है ना। और जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते वह बाहरी कान नहीं दिखाई देते, बाहर से कर्ण पल्लव जिसको कहते हैं नहीं रहता, तो वे अंडे देते हैं, जैसे चिड़िया, सांप, छिपकली, ये सब अंडे देते हैं। गौरैया अंडा देती है ना। हंसते खेलते बच्चे, गौरैया अंडा देती है। सूअर का बच्चा को छौना कहते हैं। सांप या छिपकली अंडा देता है। व्हेल या डॉल्फिन बच्चा देता है, याद रखिएगा। दोनों को मछली की श्रेणी में मिला जुला करके नहीं, व्हेल को मछली की श्रेणी में रखा जाता है, डॉल्फिन जलीय जीव है, ये बच्चे देते हैं। इसके अलावा और बात करते चले, है ना, कि चमगादड़ बच्चा देता है। मगर और घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे में खोद कर छिपाते हैं, किनारे के बालू से घोंसला बनाते हैं। कछुआ अंडा देता है और अंडा देने के लिए बालू का घर बनाता है। तीसरा अध्याय है हड़बड़ में गड़बड़। जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे हिरन, चीता, सूअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य, और जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते, जैसे मछली, मेंढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौआ, सांप, मगरमच्छ, ये सब का कान बाहर से नहीं दिखाई देता है। सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते, इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह सिर्फ 2 छिद्र होता है। जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उसके बाल के कारण होते हैं। पत्ते की तरह कान खरगोश का होता है। सिर के ऊपर का कान हिरन का होता है और सिर के दोनों तरफ कान भैंस का होता है। पंखे जैसे कान हाथी का होता है। अंडा देने वाला जानवर मेढक, मछली, चींटी, कौआ, सांप, छिपकली, बत्तख, गौरैया। बच्चा देने वाला जानवर हिरण, भैंस, सूअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ। पर्व त्योहारों से हम लोग मिलाते हैं, इसको मैच करते हैं। पकवान, है ना, पुआ, सत्तू से ये त्योहार जो है, पुआ बनता है होली में, सत्तू मेष क्रांति में। जानते हैं सिखों का पूजा स्थल गुरुद्वारा कहलाता है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरुद्वारा का नाम हरमंदिर साहिब, है ना। लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित है, यानी इसमें है कि मुफ्त में लोगों को भोजन दिया जाता है जो भोजन करने से असमर्थ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चबाकर भोजन करने वाले जंतु हिरण, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस, खरगोश, ये सब चबाकर भोजन करते हैं। चूस कर भोजन करने वाले जंतु अब मतलब भोजन को चूस लेते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, तितली, खटमल,
निगल कर भोजन करने वाले जंतु, मछली, सांप, छिपकली, मुर्गा। स्वाद में जीभ का रोल। स्वाद का पता जीभ से लगता है। विभिन्न तरह की स्वाद कलिकाएं होती है जीभ में, है ना। जीभ एक पेशी युक्त मांसल संरचना है। दांत के प्रकार, दांत 4 प्रकार के होते हैं। आईसीपीएम कहते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर और मोलर, है ना। उम्र, दांतों की संख्या उम्र के अनुसार। 6 माह का बच्चा दांत निकलने शुरू होते हैं। 2 से 3 वर्ष तक में 20 दांत हो जाता है। 8 से 9 वर्ष तक का बच्चा दूध के दांत टूटकर नए दांत आते हैं। 21 वर्ष से ऊपर 32 दांत, परंतु सभी के नहीं होते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के 32 दांत होते हैं। घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार ही गिरते हैं, उनकी जगह नए दांत आते हैं। लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। पिलास की तरह दांत, खरल की तरह दांत, है ना। अब अगले अध्याय की ओर बात करते हैं। हरियाली और हम ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। फल फूल, जड़ी बूटी, लकड़ियाँ आदि भी हमें पेड़ से प्राप्त होता है। अब उपयोग के बारे में बात करते हैं हम, तो इससे आप भी परिचित हैं कि इमारती लकड़ी में आता है शीशम, सागौन, महुआ, देवदार, चीड़। साग सब्जी तो आप जान रहे हैं, सरसों, बथुआ, मेथी, भिंडी। अनाज में आप जान रहे हैं मक्का, गेहूँ, चावल, दाल, अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना। एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है पूरे एशिया में। औषधीय पौधा में चलिए, तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन, नीम। फूल और फल के नाम बच्चों को बताएं अपने मन से। पेड़ों से दोस्ती, खेजड़ी वृक्ष। अमृता की कहानी। राजस्थान की खेजड़ली गांव में कम पानी की आवश्यकता वाले वृक्ष है। छायादार वृक्ष, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। छाल दवाई के रूप में प्रयोग होता है। फलियों सब्जी बनाने में। पंक्तियां पशुओं के चारा के रूप में। चलते हैं अगले अध्याय की ओर। देखिए, जड़ों की पकड़, जड़ों के कार्य। पेड़ को सहारा देना, खनिज लवण अवशोषित करना तथा पानी, ये जड़ का कार्य है। खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है ना, पेड़ों को सहारा देता है। कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती है। शकरकंदी, सलगम आदि, मटर। पेड़ों को भोजन, हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पत्तियां बहुत कम तथा ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग बराबर होती है। जितना ऊंचाई दिखाई देता उससे 30 गुना जड़ जमीन की गहराई में होता है। जड़ें तब तक नीचे बढ़ती है जब तक पानी के पास तक न पहुंच जाए, इतनी इसकी विशेषता है। यानी जितना ऊपर दिख रहा है उसका 30 गुना जड़ जमीन के अंदर होता है। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। इलाके में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। बरगद, विशाल वृक्ष, परिचित हैं आप इससे। मोटा तना, मूल जड़ें के अलावा इसकी शाखाएं से जड़ें के अलावा इसकी शाखाएं और जड़ें लटकती है जो बड़ी बड़ी होती है, जमीन तक चली जाती है और फिर से पेड़ को सहारा देना शुरू कर देती है। इस लटकती जड़ को प्रोप रूट कहते हैं, याद रखिएगा। प्रोप रूट, इस जो लटकती हुई जड़ है उसको बोलते हैं। चलिए कुछ और बात करते हैं। भारतीय राज्य और उसके प्रमुख त्यौहार। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव, असम में बिहू, उत्तराखंड में गंगा क्याक, फुलदेई, उड़ीसा में धानु यात्रा, नुआखाई त्यौहार, कर्नाटक में उगड़ी, केरल में ओणम, गुजरात में उत्तरायण। ये सब जो है राज्यों के विभिन्न त्यौहार के बारे में बता रहे हैं। बिहार का छठ। भारतीय राज्य के प्रमुख त्यौहार संभवतः जरूर आना चाहिए एग्जाम में, है ना।
पाठ नंबर 9 में है मामा जी जब घर आए। इसमें मूल रूप से जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, 9, 10 से 11 में नक्शा वगैरह के बारे में भी है, छठ पर्व के बारे में है। छठ से आप परिचित ही हैं, यदि आप बिहार के हैं तो संभवतः, है ना। अब बात करते हैं कुछ पक्षियों के बारे में। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर, कबूतर घर की बालकनी या छत पर अपना घोंसला बनाता है, तोता बीलों में या मिट्टी की चट्टान में या चट्टान की दरार में या पेड़ के कोटरों में बनाता है, उसमें जो खोड़र होता है, कोटर होता है ना, उसमें बनाता है, और दीमक की टीलों। दर्जन चिड़ियाँ पेड़ के पत्ते को सीकर बनाती है। उल्लू घोंसला नहीं बनाता, दिन में देख नहीं सकता, दूसरे के खाली घोंसला में अंडा देता है, ये भी कोटर में अंडा देता है। गौरैया मनुष्य के घरों में तिनके और पत्तियां आदि से अपना घोंसला बनाता है। कठफोड़वा पेड़ के प्राकृतिक गड्ढों में। नीलकंठ वृक्ष के तनों पर बने होल्स में। देखिए इसको होल्स वही है जो कोटर है ना, नीलकंठ भी कोटर में यानी होल्स में देता है, पेड़ में जो बिल बना होता है। बया डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों की तिल्लियों से बुनकर बनाता है। खेत से घर तक। धान की खेती कैसे होती है ये तो आप परिचित हैं। धान प्याज मिर्च आदि बोने से पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है। बिचड़ा मतलब गाछी या मोरी जिसको कहते हैं। उसके बाद इसको उखाड़ कर खेतों में उपयुक्त स्थान बनाते हुए, दूरी बनाते हुए उसको बोया जाता है। जबकि गेहूँ, मक्का, सरसों आदि के बीज डायरेक्ट खेत में बोए जाते हैं, इसका बिचड़ा तैयार करने की ज़रूरत नहीं होता है। बाल संसद एवं खेल, आप परिचित होंगे, विद्यालय में जरूर बाल संसद होगा। लड़कों के खेलने वाले खेल ये तो आप देख सकते हैं, और लड़कियां कौन कौन खेल खेलती है ये तो खुद लिख सकते हैं। कूड़ा कचरा पर नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग एवं पुनः चक्रण पर ध्यान देने के प्रति बच्चों को आकर्षित करना। मीठा मीठा शहद, मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव है। हजारों वर्षों से इनसे हम लोग शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। इनके पेट से ही मोम निकलता है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी तथा सबसे छोटे आकार वाला मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खियाँ भी हुआ करती है, होते हैं नर मधुमक्खी भी। ठीक है, देखते रहिए बंधु, है ना। और तब तक देखते रहिए जब तक कि जो है बढ़िया तरह से याद नहीं हो जाए, सक्षमता परीक्षा की तैयारी नहीं हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 तरह के नोट्स मेरे पास अभी उपलब्ध हैं, 1 to 5 हिंदी, 1 to 5 पर्यावरण और सामान्य ज्ञान, है ना। आपको अगर चाहिए तो इस नंबर पर, जो नंबर आपको दिए थे फिर लिखा देते हैं, 82 71 19 33 16, 19 33 16 तो उपलब्ध हो जाएगा। आराम से देखते रहिए, तैयारी करते रहिए।